हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा रफ्तार बैच और इस रफ्तार बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास के मैथ, साइंस और इंग्लिश। जी हाँ, मैथ, साइंस और इंग्लिश। ये है मैथ का वीडियो नंबर 5 और इस वीडियो नंबर 5 में हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसका आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करने वाले हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो आज इस क्लास में 3 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को एक बार, 2 बार, 3 बार तब तक देखिएगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन दिमाग में क्लिक ही नहीं किया कि आखिर ये पूछ क्या रहा है, तो जरा इसे हम दूसरी भाषा में समझते हैं। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास 6 की पावर n कोई एक क्या है, संख्या है जिसमें n बराबर क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है। इसका ये मतलब हुआ कि जो ये n है इसकी जगह पर हम लोग क्या ले सकते हैं, एक कोई प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं। तो मतलब 1 ले सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि प्राकृतिक संख्या तो 2 भी होती है, 3 भी होती है। इस तरीके से प्राकृतिक संख्याएं वो अनंत तक चली जाएंगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये हम लोग n की जगह पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये 0 पर समाप्त होती है। ये चेक करके देखना होगा। ठीक है, देखो जरा। तो हम लोग 6 की पावर 1 लिखेंगे, आंसर आएगा 6। हम लोग 6 की पावर 2 लिखेंगे, इसका मतलब 6 गुणे 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर 6 की पावर 3 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 200, कितना हो जाएगा, 16, मतलब 216। इसी तरीके से 6 की घात 4 कर लो, 6 की घात 5 कर लो, कितना भी आप करोगे कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। हमेशा लास्ट में 6 आएगा, चाहे जितना भी पावर लगा के देख लो। 6 की घात 6 कर लो तब भी 6 आएगा, 6 की घात 4 कर लो तब भी लास्ट में 6 आएगा। तो सवाल यह है कि इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हम इस गणित की भाषा में कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे, यह सवाल उठता है। अब देखो, मैं थोड़ी सी कलाकारी करता हूं। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर 0 पर समाप्त होती है कोई संख्या, तो इसका मतलब कि मान लो वो संख्या हो गई 10, फिर उसके बाद ये हो गई 20, फिर ये 200 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर ये कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होती है तो इसका मतलब वो 2 से जरूर डिवाइड हो जाएगी और वो संख्या 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 5 से भी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर 6 में अगर 2 भी होगा और 5 भी होगा तभी वो संख्या लास्ट में 0 देगी, ऐसे वो 0 नहीं देगी, कभी भी 0 नहीं देगी। चेक किया जाए, चलो देखते हैं। तो हमने क्या लिखा, इसका हल लिखने जा रहे हैं। देखो 6 की पावर n इक्वल टू, हमने 6 को तोड़ दिया, 2 × 3 लिख दिया और उसके बाद n लिख दिया। फिर मैंने लिखा कि जो परंतु इसमें क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, ये इसको ऐसे लिखा। फिर लिखा मैंने 2 की पावर। अब देखो, एक तो आप लोगों ने क्वेश्चन एक जो है छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? एक फॉर्मूला था कि अगर कोई भी एक नंबर a हो और कोई नंबर b हो और उसके पावर m हो, तो a के पावर भी m कर सकते हो और b की पावर भी m कर सकते हो। तो इस पे अलग अलग पावर मैंने लगा दी, तो ये हो गई अलग अलग। इसका मतलब इसमें तो केवल 2 आया, 5 तो आया ही नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कोई भी संख्या, अब यहां देखना कैसे लिखेंगे, कोई भी संख्या का अंतिम अंक 0 होता है, 0 है, तो वह 2 व 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब कोई भी संख्या है अगर लास्ट में 0 है तो वो 2 से जरूर डिवाइड होगी, वो 5 से जरूर डिवाइड होगी। तो मैंने वही चीज लिखी, कोई भी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह 2 व 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अब इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, परंतु 6 की पावर n में
6 की पावर n में 5 की पावर n नहीं है, इसलिए 6 की पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं हो सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई कि अगर इसमें 5 की घात n होता तभी ये डिवाइड होती? अगर नहीं समझ में आई तो एक दूसरे तरीके से देखो, ठीक है। अगर ये 10 लिखा है तो इस 10 में कौन है? 2 है और देखो 5 है, क्योंकि 2 गुणे 5 होता है। अगर 20 लिखा हुआ है तो इसमें कौन कौन है? इसमें 2 है, फिर 2 है, ठीक है, समझना, 2 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद कितना है? 5 है। ये 3 नंबर आएंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, मतलब 2 और 5 जरूर आएगा, ठीक है। अगर कोई 30 है, मान लो 30 लिख दिया मैंने, तो इसमें 2 है, फिर उसके बाद इसमें 3 है और इसमें 5 है। 3 वगैरह हो कोई मतलब नहीं, पर 2 भी जरूर होना चाहिए और 5 भी जरूर होना चाहिए। पर यहाँ तो केवल और केवल 2 है, 3 है, इसमें तो 5 आया ही नहीं मेरे लाल। आई बात समझ में? इसलिए ये क्या है? इसका अंक शून्य नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पर एक बार अगर दिमाग में सेट हो गया तो फिर ये कहीं से बाहर नहीं होगा। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6? जरा इसे ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस कितना लिखा हुआ है? 5 भाज्य संख्याएं हैं। और पूछा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमको व्याख्या करके बताना है। तो समझना कैसे लिखेंगे? देखो इसमें कितने क्वेश्चन है? 2, ठीक है, 2 क्वेश्चन है। तो ये 6 का एक पार्ट हम कर रहे हैं, दूसरा वाला भी करेंगे। तो क्या लिखा है? लिखा है 7 इंटू कितना है? 7 इंटू 11 है, तो 11 लिखा, इंटू 13 है और प्लस में कितना है? 13 है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं आखिर होती कौन सी हैं। तो देखो एक थ्योरम है जिसे कहते हैं, थ्योरम मतलब समझते हैं ना, प्रमेय है। तो एक प्रमेय है, वो कहती है कि आधारभूत प्रमेय, पहली बात तो उसका नाम है, आपकी बुक में दिया होगा। वो कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है। अब कोई भी मन में एक भाज्य संख्या सोच लो। मान लो आपने 6 सोचा, तो इस 6 को तुम लिख सकते हो 2 गुणे 3। अगर आपने 8 सोचा तो आप इसको लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2। आपने अगर 10 सोचा तो 2 इंटू 5 लिख सकते हो। लेकिन आपने कोई मन में 11 नंबर सोच लिया जो कि अभाज्य है, तो आप इसको केवल 11 इंटू 1 लिख सकते हो, इसके सिवा और कुछ नहीं लिख सकते हो। बात समझ में आई? क्यों नहीं लिख सकते हो? केवल ये 1 से डिवाइड होगा या तो अपने नंबर से डिवाइड होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बस उसी को प्रूव करना है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। अगर मैं इस संख्या को देखूं तो देखो ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, मेरी बात ध्यान से सुनना सभी बच्चे जो 10th क्लास का एग्जाम देने जा रहे हैं। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम के 4 दिन पहले 5 दिन पहले आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहां पढ़ लीजिए, बीच में एक बार दिसंबर तक रिवीजन कीजिएगा, फिर एक बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा और जितने मन हो क्वेश्चन कर लीजिएगा। अभी डरो मत, एक बार अगर मैथ आपको दिमाग में आपके चढ़ गई तो फिर बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो इनमें देखो, अब मैंने बात ध्यान से सुनना, एक ये है और एक ये है, क्योंकि बीच में प्लस है। तो इनमें से 13 इसमें भी और 13 इसमें भी, पूरे से 13 बाहर निकाल लो। अगर मैंने 13 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा? यहां बचेगा 7 इंटू 11 और यहां से अगर 13 निकाल लिया तो 1 बचेगा, क्योंकि 13 निकल गया तो 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। ये हो गया। अब देखो ये हो गया 13 और 7 को 11 से गुणा किया तो 77। तो हमने यहाँ क्या लिखा? ये लिख दिया 77 और इंटू नहीं है, पॉजिटिव का मतलब प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और 1 है। और ये देखो कितना हो गया? 13 और गुणे 78। अभी मैंने कहा था भाज्य संख्याएं जो होती हैं उनके गुणनखंड में 1 के सिवा भी और कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या भाज्य सिद्ध हो गई? हाँ सिद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें 13 गुणे 78 आया। अगर केवल 13 गुणे 1 आया होता तो फिर ये नहीं होती। समझ रहे ना? तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि भाज्य संख्याओं को उनके गुणनफल
गुणनफल, उनके अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए ना, या भाज्य जो भी लिख दो, उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए इसके और भी मेथड हैं, कुछ भी आप लिख दो यहाँ पर, व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए यह क्या है, इसलिए लिख दीजिएगा सिंबल यहाँ पर, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से इसका दूसरा वाला पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 765, क्या लिखा हुआ है, 7 6, उसके बाद इंटू में 5 4 3 2 और 1, ठीक है, और उसके बाद फिर लिखा है प्लस का 5। अब इसमें क्या करोगे, देखो इसमें लास्ट में +5, तो एक पद ये हो गया, और इसमें भी 5, देखो 5 कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और अगर 5 आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 और × 2 × 1 और लास्ट में 1, इन सबको जोड़ के और यही चीज़ फिर से लिख दीजिएगा, बस क्या हो गया, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आई इतनी चीज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्लास थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि क्वेश्चन इसमें थे ही नहीं, इसके बाद वाली क्लास बड़ी होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वाली क्लास होगी, ठीक है। चलो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख गया होगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िए एक बार। लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का एक मैदान है और उस खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चलो ठीक है, अब मान लो कि ये खेल का मैदान है और ये इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, ये वृत्ताकार पथ हो गया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 8 मिनट लगते हैं, सॉरी 18 मिनट लगते हैं। सोनिया एक लड़की है जिसको इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। इसका मतलब मान लो सोनिया, यहाँ पे सोनिया है और ये सोनिया क्या करती है, एक चक्कर जब लगाती है तो इसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगा लेगी, ठीक है, ये सोनिया लिखा मैंने ब्लैक से। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। अब रवि क्या करता है, इसका एक चक्कर लगाता है तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 12। तो सोनिया हो गए और सोनिया के साथ साथ रवि हो गए, 2 लोग हो गए। अब दोनों लोग दौड़ेंगे तो जितनी देर में सोनिया एक चक्कर लगाएगी, रवि उसके पहले ही अपने स्थान पे पहुंच जाएगा क्योंकि उसको 6 मिनट कम लगते हैं। उसको सोनिया को 18 और इसको 12 क्योंकि रवि ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लड़कियां केवल स्लो दौड़ सकती हैं, लड़कियां भी बहुत तेज़ दौड़ सकती हैं, पर रवि ज़्यादा तेज़ यहाँ पे दौड़ रहा है। फिर देखो क्या कह रहे हैं, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना शुरू कर दें। इसका मतलब यहाँ मान लो यहाँ से स्टार्टिंग वो दौड़ना जो है, दौड़ने की शुरुआत करती हैं, सोनिया भी और रवि भी साथ साथ घूमते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। मान लो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। समझने की कोशिश करना, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब मान लो एक चक्कर यहाँ पे सोनिया दौड़ी तो उसको कितने मिनट लगे, उसको मान लो लग गए एक चक्कर में 18 मिनट, ठीक। फिर सोनिया दूसरा चक्कर दौड़ी, कितने मिनट लग गए, 18 मिनट, ठीक है। अब मान लो रवि एक चक्कर दौड़ा, 12 मिनट लगे। फिर रवि को दूसरे में 12 लगे। अब जब इनका जोड़ और इनका जोड़ बराबर होगा तभी तो वो साथ में मिलेंगे। तो 18 कितना हो गया, 36। लेकिन अगर रवि एक चक्कर और दौड़ जाए, समझा रहे हैं, बाकी तो बहुत आसान है, ठीक है। तो ये देखो 12 12 12, मतलब जब रवि 3 चक्कर लगाएगा तब सोनिया के 2 ही हो पाएंगे। इसका मतलब 36 मिनट में इसके 2 चक्कर लगेंगे और 36 मिनट में इसके 3 चक्कर लगेंगे, और इसका मतलब अब वो फिर से घूम के इसी स्थान पर वापस आ जाएंगे। तो कौन सा वो समय होगा जिस पे दोनों एक साथ मिलेंगे, 36 मिनट। पर इसको क्या ऐसे ही बना के आओगे, नहीं। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये सब मिटाते हैं, नहीं मिटाएंगे, आपको अच्छा लगेगा देखने में ना। तो देखो जरा ध्यान से, हम लोग लिखेंगे 18 व 36, सॉरी 36 नहीं है, 12 है ना। 12 का क्या निकालेंगे हम लोग, लासा निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि क्या होगा, दोनों के वो समय होगा जिस पे वो दोनों लोग फिर से उसी स्थान पे वापस मिल जाएंगे। देखो कैसे, सोनिया एक चक्कर लगा ली,
यहाँ पहुंची, फिर सोनिया दूसरा चक्कर लगाई। जब सोनिया यहाँ से दौड़ते दौड़ते जब यहाँ पहुंचती है 18 मिनट में, तो रवि एक चक्कर पूरा करके फिर से यहाँ आ जाता है, 1.5 उसके हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब सोनिया दूसरा चक्कर लगा के वहाँ पहुँचती है, तो रवि आधा ये और एक पूरा फिर से लगा लेता है, क्योंकि आधा चक्कर में कितना मिनट लगता है? 6। समझ रहे हो ना? ठीक, चलो देखो, तो इसका लासा निकालेंगे। तो लासा निकाला कैसे जाता है? अब देखो इसका लासा निकलेगा, कैसे निकलेगा? मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक। तो अब देखो कैसे लिखना है, 18 लिखोगे और 12 लिखोगे, ठीक। 18 के फैक्टर करो, 2 9 3 3, ठीक। 12 के करो, 2 6 2 और उसके बाद 3 और 3, ठीक, यही होगा। चलो अब इसका लासा निकालना है। तो लासा कैसे निकलेगा? लासा डैश। अब देखो कैसे लिखेंगे, 18 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अब यही क्यों निकाल रहे हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तभी वो समय पता चलेगा, ठीक है। तो देखो 18 के अभाज्य गुणनखंड, 18 में कौन आया? 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसी तरीके से 12 के अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका मुझे क्या निकालना है? लासा, मतलब एलसीएम। तो क्या करेंगे, देखो इसमें से ये 2 का और 2 का जोड़ा बन गया, एक बार लिख दिया। फिर उसके बाद 3 का और 3 का बन गया, इसको लिख दिया। अब बचा कौन? ये 3 और 2, 3 और 2। अब इनको आपस में गुणा कर लो, 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36। तो हम लोग लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद दोनों कौन? रवि और सोनिया, दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक। उम्मीद है कि आप सभी को ये बात अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि देखो ये क्लास ना थोड़ी सी अब छोटी थी, पर मजबूरी है, क्योंकि अब अगला जो वीडियो होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि इसी वीडियो में बताना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि वो ऐसा वीडियो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, इसलिए उसे अलग से बताना ज़रूरी है। पूरी एक थ्योरम है जिसे बताना ज़रूरी है। ये एक ऐसा चैप्टर है, फर्स्ट नंबर चैप्टर, जो बच्चों को थोड़ा सा डराता है कि अरे मैथ बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें सब थ्योरेटिकल है, पर आगे चल के आसान हो जाएगा सब कुछ, बहुत सारी आसान चीज़ें आएंगी। तो चलिए समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ मेहनत कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, मुझे पता है आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। धन्यवाद।